सर एक बार सेंसरी और मोटर बता दें, एफरेंट इफरेंट तो क्लियर है। हाँ, सेंसरी का काम क्या था? जैसे सेंसेस, सेंसेस कहाँ से आप फील करते हो, कहाँ से आपको अनुभव होता है? जैसे मान के चलिए आपने किसी गर्म चीज को छुआ है ना, तो गर्म चीज को आपकी एंडिंग्स है, जो फिंगर्स की एंडिंग्स है ना, या तो स्किन के सबसे अपर लेयर पे, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आपके, है ना। जैसे आपके टच हो गया, हैंड्स में टच है, फील करना, है ना, टच, स्मेल, ये सारी चीजें क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। ये पहले जो सेंस है, सेंसरी ऑर्गन्स है, ये किसी भी प्रोसेस को, उसको मान के चले नॉस्ट्रल का काम क्या है? सूंघना। उसने सूंघा और ये मैसेज कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? मोटर ब्रेन। नर्व्स के थ्रू पहुंचेगा ब्रेन में। अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि व्हाट इज दैट। मान के चले कई बार क्या होता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे वॉशरूम है ना, जैसे यूरिनेशन होता है, जो यूरिन बाहर लोग दीवारों पे कर देते हैं, तो वहां पे से जब आप निकलते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आती है ना। और गंदी स्मेल आते के साथ ही आप क्या कर लेते हैं? नाक बंद कर लेते हैं। ये कैसे हुआ? आपका हाथ मूव कैसे हुआ? स्मेल तो किया किसने? नॉस्ट्रल ने ना, लेकिन आपने हाथों को ऊपर ले जाके बंद कर लिया। ये हाथों का एक्शन कैसे हुआ? राइट। तो रिफ्लेक्स ये एक्शन। हाथों का एक्शन, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस कैसे हुआ? सबसे पहले आपका सेंसरी ऑर्गन था, सूंघने का काम किसने किया? सेंसरी ऑर्गन ने। क्लियर है? अब सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसरी नर्व्स हैं, उसके थ्रू मैसेज को कहां पहुंचाएगा? मोटर नर्व्स तक। मोटर नर्व्स कहां होती हैं? वो ब्रेन से निकल रही हैं पीछे की तरफ से, नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है। अब आपको पता है सेकंड ब्रेन कौन सी है? सेकंड ब्रेन हमारी कौन सी है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? स्पाइन में। स्पाइन में। अब स्पाइन में मोटर नर्व्स हैं, कल ही बताया मैंने, यस या नो? हाँ सर। जी सर। जो कि कनेक्टेड है किसके साथ? सेंसरी के साथ। सेंसरी के साथ। अब क्यों मोटर नर्व्स तक आपकी जो इंफॉर्मेशन थी वो पहुंची? मोटर नर्व्स किसके साथ कनेक्टेड है? प्राइमरी ब्रेन, जो आपका प्राइमरी, जो मेन ब्रेन है, वहां तक। वो इंफॉर्मेशन को वहां तक ले गया। अब इंपल्स जनरेट होगा कि क्या करना है ना। ब्रेन डिसाइड करेगा क्या करना है। ब्रेन ने डिसाइड किया जो भी करना है वो रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने यही बताया था ना प्रियंका जी, रिफ्लेक्स एक्शन हाँ सर। कितना तेज या कितनी जल्दी वो डिसाइड करता है। सेकंड्स के कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। यस, और वो कितनी जल्दी क्रिया करता है। जो इंपल्स जनरेट होती है, उसका जो मोमेंट का जो एक्शन है वो कितना फास्ट है, कितने सेकंड का है, किस तरीके से वो वर्क किया। आपको, मुझे नहीं लगता कि 1 सेकंड भी लगता है आपको हाथ ऊपर लाते हुए, 1 से 2 सेकंड। सेकंड। हाँ, सेकंड्स के कुछ पार्ट्स में ही हम कर लेते हैं सर। क्लियर है? तो वो जो मैसेज आया, ये आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कल कि लास्ट क्लास में कि नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को आप अलग करके नहीं देख सकते। अगर आपको एक्शन को समझना है, मस्कुलर एक्शन को समझना है, तो उसके लिए नर्वस सिस्टम का इंपल्स बहुत जरूरी है। विदाउट इंपल्स मसल्स में कोई कॉन्ट्रेक्शन और एक्सटेंशन नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? और ये सिर्फ मस्कुलर के लिए नहीं कह रहा हूं, हर एक ऑर्गन बिना ब्रेन के वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? चाहे वो हार्मोन सिक्रिएट करना हो, चाहे लीवर को अपना वर्क करना हो, लीवर भी वर्क तभी करेगा जब ब्रेन उसको मैसेज देगा। क्लियर है ना? आपने खाना खा लिया और ब्रेन जब तक उसको डाइजेशन का ऑर्डर नहीं देगा, तब तक वो इंपल्स जनरेट नहीं करेगा, तब तक डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा ही नहीं। समझ आया? जी सर। तो जो मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व्स के थ्रू ही, मोटर नर्व्स हमेशा मैसेंजर का काम कर रही है, मैसेज को ले भी जाना और मैसेज को लाना भी। ब्रेन से मैसेज को लाना और सेंसरी से मैसेज को ले जाना, ये दोनों काम। क्लियर हुआ? किनका क्वेश्चन था? यस सर, यस सर। ठीक। ये प्रोसेस आपको मैंने समझाया था, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स किस तरीके से होती है।
ठीक है, ग्लूकोज वाला जो मैंने प्रोसेस समझाया था, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था आपको। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, लीवर मसल्स में स्टोर होना, राइट, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। जब ग्लाइकोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, जो प्रोसेस होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, ठीक है, और उससे एडेनोसिन एटीपी कहते हैं, ये जो यौगिक बनता है, जो आपका जो मिक्सचर बना दोनों को मिला के, उसको एटीपी कहते हैं। एटीपी आपके कॉन्ट्रेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको एनर्जी मिलती है। और इसी यौगिक को, ये यौगिक जो होती है एटीपी, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर है, जो कि ग्लाइकोजन ऑक्सीकरण के दौरान एक पायरुविक एसिड भी बनता है। और ये पायरुविक एसिड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हुआ। और अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो क्या होगा, एडिनोसिन जो लैक्टिक एसिड है, राइट, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो आपके लिए थकावट या फटीग क्रिएट करेगा। क्लियर? सर ग्लाइकोलिसिस इसी को कहते हैं क्या? यस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, दैट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनिक प्रोसेस, ग्लाइकोसिस जो कहते हैं। ठीक है, एटीपी में कन्वर्ट हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिस, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे एनर्जी प्राप्त होती है ना। ग्लाइकोसिस प्रोसेस है एनर्जी क्रिएट होने का, जो कि ये पूरा प्रोसेस है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है। क्लियर है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, और ग्लाइकोजन का ऑक्सीकरण होना, और फिर वो एटीपी में कन्वर्ट होना। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये सारा मैंने आप लोग को रिफ्लेक्स एक्शन बता दिया। अब हम देख लेते हैं मसल्स। यहां से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम फ्रंटल पार्ट से शुरू करेंगे, फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबसे ऊपर अगर आप शोल्डर्स की मसल्स लें, आपकी ये कंधे की मसल्स, ये हाथ वाली, दैट इज कॉल्ड डेल्टोइड। चेस्ट की जो मसल्स है, राइट, इन द फीमेल्स दैट इज ब्रेस्ट, एंड देन ये जो चेस्ट वाला रीजन है, अपर चेस्ट, ये मसल्स जो है, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरियस मेजर, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरियस मेजर। उसके बाद आप जब ये वाली मसल्स है, जो मूवमेंट होती है, हैंड्स की जो मूवमेंट होती है यहाँ पे, ये दैट इज कॉल्ड रोटेटर कफ, क्योंकि इसी से आप हैंड रोटेट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रोटेटर कफ। अगर आप हैंड्स की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रंट वाला, जो ये मोटा वाला हिस्सा है आगे वाला, दैट इज कॉल्ड बाइसेप्स ब्रंकाई, बाइसेप्स ब्रंकाई, राइट। ब्रैंकिलिस जो कि अंदर की तरफ होती है, ये वाली मसल साइड वाली, ब्रैंकिलिस। क्लियर है? उसके आगे जब आप देखेंगे फोर आर्म की जो मसल्स है, प्रोनेटर टेरेस। क्लियर है? उसके बाद जो अपर वाला मसल है, ये दिख रहा है, ये वाली जो मसल्स है, ये अपर, दैट इज कॉल्ड ब्रैकियो रेडिलिस। ये जो मसल्स है, ब्रैकियो रेडिलिस। अगर आप सेंटर की मसल्स पे आ जाएं, जो एब्स वाली मसल्स है स्टमक की, जो मोस्टली फीमेल्स में जो मसल्स लूज होती है ना आफ्टर प्रेगनेंसी, दैट इज रेक्टस एबिडोमिनस। सबसे ज्यादा अगर कोई मसल्स लूज होती है प्रेगनेंसी के बाद, तो ये होती है। उसका रीजन है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, ये वाला, ये गैप, ठीक है, ये गैप बढ़ जाता है। क्लियर है? तो वापिस जब प्रेगनेंसी के बाद ये वापिस मसल कई बार जुड़ नहीं पाते हैं, क्लोज नहीं आ पाते हैं, वो दूर ही रह जाते हैं। अगर वो ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो कई बार वो दूर रह जाते हैं। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसी के लिए मोस्टली जो वर्कआउट होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी फॉर द क्लोज, इसकी भी एक अलग, जो आप प्रीनेटल जब आप पढ़ते हैं, तो प्रीनेटल और पोस्टनेटल में आपको ये चीजें बताई जाती हैं। पोस्टनेटल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या आसनास होते हैं, किस तरीके से। क्लियर है?
फिर उसके बाद ये जो साइड वाली मसल्स है दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल एक्सटर्नल ऑब्लिक, एब्डोमिनल एक्सटर्नल ऑब्लिक, साइड वाली मसल्स ये वाली। क्लियर है? फिर इलिपोसास, इलिपोसास कौन सी मसल्स है? आपके पेल्विक की, पेल्विक के पास जो मसल्स है दैट इज कॉल्ड इलिपोसास, इलियोपोसास। ठीक है? ग्रोइन वाली जो मसल्स है दैट इज कॉल्ड एबडक्टर, ग्रोइन की जो मसल्स है, राइट, दैट इज कॉल्ड एबडक्टर मसल्स। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो आपके थाइस की फ्रंटल थाइस है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। क्लियर है? ये आपको सर ने ऑलरेडी बताया होगा जब आपने मलासन किया होगा। यस या नो? एबडक्टर मसल्स। हाँ सर बताया था। ठीक है? तो जितनी भी स्ट्रेचिंग वाली पोजेस हैं उसमें आपकी जो एबडक्टर्स मसल्स है ये ओपन होती हैं और ये स्ट्रेच होती हैं। क्लियर है? फिर आ जाता है जो काफ की मसल्स है, राइट, प्रोनियोस लॉन्गियस, पेरोनियस लॉन्गियस। ठीक है? ये साइड वाली, राइट, पेरोनियस ब्रेविस जो कि नीचे की तरफ है, और टिबिया वाली जो मसल्स है दैट इज कॉल्ड टिबियलासिस, टिबियलासिस एंटीरियर। क्लियर है? ये आपकी जो फ्रंटल मसल्स थी वो ये सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं बैक की मसल्स, जो नेक की मसल्स है आपकी जो नीचे की तरफ जा रही है ये, दैट इज कॉल्ड लेविएटर स्कैपुले, लेविएटर स्कैपुले। पीछे की जो मसल्स है शोल्डर मसल्स, शोल्डर ब्लेड के ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड ट्राइपीजियस। शोल्डर की बैक की मसल्स डेल्टोइड। उसके बाद रोम्बोइड्स, जो कि ये पीछे ये वाली जो मसल्स हैं शोल्डर के पास स्पाइन के साथ में जुड़ी हुई शोल्डर की तरफ जा रही हैं। रोटेटर कफ बैक साइड आपको, फिर बैक की मसल्स ये ट्राइसेप्स ब्रंकाई। ठीक है? लेटिसमस डॉर्सी, लेटिसमस डॉर्सी कहाँ है? पीछे की तरफ, स्टमक के पीछे साइड साइड जो मसल्स हैं लोअर बैक के टाइप थोड़ा सा ऊपर, लेटिसमस डॉर्सी। ग्लूटस मैक्सिमस आपके ग्लूट्स की मसल्स, हिप की मसल्स। ठीक है? बाइसेप्स फिमोरिस ये आपकी बैक साइड ऑफ इनर थाइस। क्लियर है? सेमी टेंडनोस, सेमी टेंडनोस जो कि इनर साइड है थाइस की मसल्स है, इनर थाइस की मसल्स है, राइट। सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनस साइड इनर थाइस। क्लियर है? उसके बाद गैस्ट्रोस्नाइमस, गैस्ट्रोस्नाइमस कहां पे है? एंकल के पीछे, आपका नी के पीछे, नॉट एंकल, नी के पीछे। ठीक है? गैस्ट्रोस्नाइमस। सोलेस, सोलेस कौन सी है? आपकी काफ की बैक मसल्स। साइड काफ मसल। ठीक है? और अगर आप पीछे की बात करें तो टिबियालिस पोस्टीरियर जो कि टिबियालिस इंटीरियर था। ठीक है? पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस दोनों साइड होती हैं, फ्रंट भी और बैक भी। क्लियर हो गया? वज्रासन का अगर आपको समझना हो तो वज्रासन का आप यहां से समझ सकते हैं। गैस्ट्रोस्नाइमस मसल्स जो होती है वो डायरेक्टली आपके डाइजेशन से जुड़ी होती हैं। क्लियर है? इसीलिए जब कहा जाता है वज्रासन की पोजीशन दैट इज रिलेटेड टू डाइजेशन, जो कि ये मसल्स प्रेस होती हैं। क्लियर है? तो स्टिमुलेशन क्रिएट होता है। ठीक है? वज्रासन का समझ आया किस तरीके से वज्रासन में आप बैठते तो हैं लेकिन डाइजेशन पे वर्क करता है वो, इसीलिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करेंगे न्यू न्यू। ठीक है? दैट इज
डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान। क्लियर है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? कोई भी एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वर्ड में जो आप जानते हैं। प्रियंका जी, ठीक है, आप ही बताइए। सर, जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता सिर्फ टूटना? और बड़े बड़े अणु जो छोटे छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, यही प्रक्रिया जो होगी वो कैटाबॉलिक होगी, और पाचन जो होगा वो कैटाबॉलिक की प्रक्रिया कहलाएगा। बट क्या हम उसको तोड़ना ही सिर्फ डाइजेशन में लेंगे या और कुछ? अवशोषण भी लेंगे ना सर, हम्म, इंटेस्टाइन्स का। ओके। तोड़ना, ठीक है, उसके बाद उसका सबसे अवशोषण। पहले सर, हाँ, सबसे पहले अंतःग्रहण मतलब इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, और फिर एसिमिलेशन, देन एक्सक्रीशन, ये सारा प्रोसेस परफेक्ट। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ डाइजेशन। digestive system. These all are called digestion. क्लियर है? एक पूरा प्रोसेस। पाचन संस्थान का कार्य क्या है? भोजन को अंतर्ग्रहण, इंजेशन करके उसका पाचन करना, डाइजेशन करना एवं एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में मिलाना तथा अपचित, अनडाइजेस्टेड एवं अनावशोषित, अनऑब्जर्व मल को मल के रूप में क्या करना? एनस से बाहर निकाल देना। क्लियर है? एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है। पाचन संस्थान में मुख्य रूप से क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है, पाचक नली होती है। पाचन संस्थान में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, जो लगभग कितनी होती है? 10 मीटर लंबी होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। सोच सकते हैं 10 मीटर कितना लंबा होता है? कपड़े की आपने लंबाई देखी हो 10 मीटर? बहुत ही लंबा हो जाएगा सर, है? 10 मीटर तो। साड़ी से भी ज्यादा लंबा हो गया। यस। और वो स्टमक में बिल्कुल सिर्फ Fitted। इसी बॉडी में है जितनी आपकी लंबाई नहीं है 10 मीटर की, है ना? जिसके क्या होते हैं? निम्नलिखित भाग होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है माउथ। सबसे जी सर, फर्स्ट क्या है? माउथ। मुख गुहा, यस। ग्रास नली, फूड पाइप, हाँ। आमाशय, फूड पाइप। छोटी आंत, फिर सर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा यस। एनस। बढ़िया। जी, ठीक। उसमें उसमें भी सर पाचक ग्रंथियां भी होती हैं सर, जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर प्लस पित्ताशय, अग्नाशय, आंत्र ग्रंथियां। ठीक, बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले माउथ, फिर फेरेनेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत रखिएगा। रेक्टम, एनल कैनाल। उसके बाद कुछ और भी सहायक अंग होते हैं इसके, है ना, जो कि इसकी डाइजेशन में सहायता करते हैं। वो कौन सी है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड्स, फिर पेनक्रियास, राइट? और फिर पेनक्रियास के बाद आपका लीवर। ये लीवर भी आपको हेल्प करता है डाइजेशन में। और फिर गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। These all are the part of elementary canal.
क्लियर है? ये ऊपर वाला जो एलिमेंट्री कैनाल है और बाकी कुछ और अंग भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसमें हेल्प कर रहे हैं अलग अलग वे में। क्लियर है? जी सर। अगर हम बात करें पैरास्टेलाइटिक मूवमेंट, पैरास्टेलाइटिक मूवमेंट क्या है? ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली तरंग के समान गतियां होती हैं, जिससे भोजन क्या होता है, आपके माउथ से नीचे एसोफेगस में धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता है। मुख, जिनसे इसमें क्या होती है, पाचन क्रिया संबंधी मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। डाइजेशन का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ सर जी। ये कई बार इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट? इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? पहले टंग, टीथ और फिर सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग का काम क्या है? यह स्वाद को ग्रहण करने का मुख्य अंग है। जो भी टेस्ट आप फील करते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? टंग के थ्रू, जिसमें क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, है ना, जो कि स्वाद को ग्रहण करते हैं, टेस्ट वर्ड्स होते हैं। यह भोजन को चबाने, निगलने तथा बोलने में भी भाग लेती है। क्या है? भोजन को चबाना, निगलना तथा बोलना, ये तीनों में पार्टिसिपेट करता है। टीथ की बात करें तो इसका कार्य क्या है? भोजन को काटना, चबाना, पीसना, ये तीनों काम टीथ का है। अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये कितने जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर होती है ये। इनसे निकलने वाला जो स्राव है उसको क्या कहते हैं? लार, थूक या सलाइवा, कुछ भी कह दिया जाता है, तीनों में से कुछ भी कह सकते है ना, सलाइवा। और सलाइवा का काम है क्या है? या भोजन के स्टार्च जो आप इंटेक करते हैं भोजन में, उसको घुलनशील, सोल्यूबल मॉल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? मॉल्टेज में। ठीक है, माल्टेज में कन्वर्ट करता है किसको? स्टार्च को। लार क्या होता है? बेस माध्यम में ही कार्य करती है। लार एसिडेटिक नहीं होती है, सलाइवा एसिडेटिक नहीं होती है, बेस होती है। क्लियर है? और इससे भोजन क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है। क्लियर है? भोजन क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है, जिससे आसानी से निगल लिया जाता है। क्योंकि सलाइवा उसमें मिला रहता है तो चिकनाहट आ जाती है, और चिकनाहट होने की वजह से उसको निगलना आसान हो जाता है। ये मुख एवं जीवा को साफ रखती है। सलाइवा का और काम क्या है? सलाइवा ये मुख और जीवा को आपकी साफ रखती है, इसको क्लीन रखती है, तथा मुख के जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, आपके माउथ में जो टिश्यूज हैं उसको कोमल बनाए रखती हैं, मीन्स स्मूथ बनाए रखती हैं। क्लियर है? अगर आप इसके प्रोसेस को देखें, किस तरीके से इसके डिजाइन होता है, कहाँ कहाँ पे क्या प्लेस है, तो इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है। जो हिंदी में पढ़ना चाहे वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले माउथ की, ठीक है, माउथ से ठीक है, माउथ के पीछे देखिए 3 ग्लैंड है। जो सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे थे, 3 पेयर, पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पैराटॉइड, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिकुलर। सबमैंडिबुलर। मैंडिबल के पास होता है सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ऊपर गले के पास ही है, और सबसे ऊपर की तरफ है, जीवा के पीछे की तरफ जस्ट, पैराटॉइड। उसके नीचे आते हैं फेरेनेक्स। क्लियर है? उसके नीचे फेरेनेक्स। लैरेनेक्स वाला जो पार्ट है वो डिवाइड होके किस तरफ चला जाता है?
लंग्स एयर की पाइप तरफ। में। क्लियर है? वो फूड पाइप नहीं, वो एयर पाइप में डिवाइड हो जाता है। फेरेनेक्स फूड पाइप में आता है। उसके बाद नीचे की तरफ आए ट्रैकिया। ठीक है, नीचे की तरफ आए तो ट्रैकिया। और ट्रैकिया ये पार्ट हो गया किसका? आपका ईयर का। ये पीछे से आ रहा है इसमें फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं एसोफेगस। फूड पाइप, एसोफेगस। उसके बाद आते हैं नीचे आपका लीवर हो गया। उसके बाद स्टमक। स्टमक के बाद डाइफ्राम पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ इसके स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ है? स्टमक के जस्ट पीछे। ठीक है, स्टमक के जस्ट पीछे स्प्लीन। उसके बाद लीवर के जस्ट अंदर की तरफ अगर आप देखें ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। क्लियर है? उसके बाद अगर नीचे की तरफ आएंगे जहां पे स्टमक एंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। स्टमक जहां एंड हो रहा है दैट इज ड्यूडेनम। कॉमन वाइल्ड डक्ट। वाइल्ड डक्ट अगर देखेंगे यहाँ पे है पेनक्रियास। पेनक्रियास के जस्ट जो कोने में है। ठीक है, उसके बाद यहां से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मोटा सा पाइप टाइप का, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे ऊपर ट्रांसवर्स कोलोन। क्लियर है? ट्रांसवर्स कोलोन, क्लोन। उसके बाद आता है बीच में जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर सीकम, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पे सीकम होता है। और उसके नीचे होता है अपेंडिक्स। सबसे नीचे ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा होगा बाहर निकला हुआ, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। उसके बाद रेक्टम और फिर एनस। ये नीचे की तरफ ये वाला जो हिस्सा है वो सिग्मोइड क्लोन। क्लियर हुआ? ये जो मेन पार्ट्स हैं आपके डाइजेशन के। क्लियर? यस या नो? यस सर। बात करते हैं फेरेनेक्स का। फेरेनेक्स का काम क्या है? यह भोजन को मुख से क्या करता है? ग्रास नली में स्थानांतरित करता है, फूड पाइप में। मुख से किस में करता है? ग्रास नली, फूड पाइप में स्थानांतरित करने वाली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली है। इसी से वायु भी नेसल कैविटी से होकर कहां तक जाती है? लैरिंक्स जाती है। फेरेनेक्स एक कॉमन है, वहां से लैरिंक्स में भी डिवाइड हो रहा है। और फेरेनेक्स से कितना जाए? फेरेनेक्स से फूड नीचे चला जाएगा और एयर वाला जो हिस्सा है वो किधर शिफ्ट होगा? लैरिंक्स की तरफ। क्लियर है? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस का काम क्या है? यह फेरेनेक्स से जुड़ी हुई तथा नीचे स्टमक में खुलने वाली नली होती है। क्लियर है? एसोफेगस किससे जुड़ी हुई है? फेरेनेक्स से। ये स्टमक में ओपन होती है, जिससे होकर आपका जो फूड है वो कहां पहुंचता है? स्टमक में। क्लियर? स्टमक। स्टमक का काम क्या है? यह भोजन के लिए अस्थायी भंडार के रूप में काम करता है, कुछ देर के लिए। राइट? परमानेंट नहीं है। फॉर द सम टाइम दिस इज होल्डिंग द फूड। क्लियर है? फॉर द सम टाइम दिस इज स्टोरिंग द फूड इन योर स्टमक। अमाशय के जो म्यूकस लाइनिंग होती है, स्टमक का जो म्यूकस लाइनिंग होती है, उसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिससे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड HCl। म्यूकस की जो लाइनिंग है किसकी? स्टमक की। क्लियर है?
जो स्टमक की म्यूकस लाइनिंग है उससे सिक्रेट होते हैं HCl। इससे क्या होता है, जो स्टमक में जो फूड है वो एसिडिटिक हो जाता है। क्लियर है? और भोजन में विद्यमान जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पे मर जाते हैं। क्लियर है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होने वाले 3 और एंजाइम होते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उससे 3 और एंजाइम क्रिएट होते हैं, सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से? पेप्सिनोजेन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन कौन से? पेप्सिनोजेन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 हार्मोन सीक्रेट, 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, नॉट हार्मोन, 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। किससे? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब इसका काम क्या है? अगर हम पेप्सिनोजेन की बात करें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, ठीक है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेप्सिन नोजेन नहीं करता है। पेप्सिनोजेन पहले कन्वर्ट होता है पेप्सिन में और फिर पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, डाइजेशन, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, जिससे प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्टोन में। और पेप्टोन क्या होगा? अमीनो एसिड से बने सरल घुलनशील पदार्थ होते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है? ये एक सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल है ये, ठीक है, ये इजीली सोल्यूबल है। क्लियर है? अमीनो एसिड क्या है? सोल्यूबल लिक्विड है, जिसमें ये इजीली सोल्यूट हो जाता है, इजीली सोल्यूट हो जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद हम देखते हैं रेनिन। रेनिन का काम क्या है? या एंजाइम दूध को दही बनाने का काम करता है ना? दूध को दही बनाने का काम करता है। ये घुलनशील प्रोटीन, जो सोल्यूबल प्रोटीन है, केसिनोजेन को केसिन में कन्वर्ट कर देता है। जो अघुलनशील दुग्ध प्रोटीन होती है, क्लियर है, ये किस में कन्वर्ट करता है? केसिनोजिन को केसिन में परिवर्तित करती है, जो अघुलनशील दुग्ध प्रोटीन है, जो घुलती नहीं है। इस प्रकार अलग की हुई केसिन पर पेप्सिन की क्रिया होती है। जो ये केसिन कन्वर्ट हुआ, केसिन, अब केसिन पे कौन सी क्रिया होगी? पेप्सिन की। पेप्सिन आपने ऊपर पढ़ा था, क्या पेप्सिन का काम क्या था? प्रोटीन का पाचन करना। क्लियर है? अगर आगे बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है फैट को तोड़ना, राइट? फैट को तोड़ने वाला एंजाइम होता है ये। क्लियर है? ये फैट को तोड़ने वाला एंजाइम है। इससे जो फैट है उसका हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। फैट का क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। फैट का हाइड्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। यहाँ प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहां से भोजन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडोनल द्वार से धकेला जाता है।
क्लियर है? फैट का यहाँ पे पाचन हो गया। अब क्या होता है, स्टमक से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस शुरू हो गया प्रोसेस। अब क्या होगा, यहाँ प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मोस्टली, ठीक है, और स्टमक में, और यहां से भोजन को अब कहां भेजा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल में, किसके द्वारा, ड्यूडोनल के थ्रू, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भोजन होने पर स्टमक को 2-3 घंटे में खाली हो जाता है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड भोजन लिया है या फूड लिया है तो वो कितने देर में स्टमक आपका खाली हो जाएगा, अराउंड 2 से 3 घंटे में। लेकिन अगर आपने प्रोटीन रिलेटेड फूड लिया है जिसमें प्रोटीन रिच फूड है तो वो क्या होगा, स्टमक को खाली होने में ज्यादा समय लगता है। क्लियर है? अगर आपने फैट ले लिया, फैट रिलेटेड भोजन आपका है, तो सबसे ज्यादा लंबा टाइम लगेगा आपको फैट को तोड़ने में। क्लियर है? सबसे ज्यादा टाइम किसको तोड़ने में लगता है, फैट को और प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट फिर भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आया? यही बताया था मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का। जी सर। यस सर। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन, और फिर वो प्रोसेस चलता रहेगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट वाले चीजें लेने को इसलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्लियर है? इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको डायरेक्टली ग्लूकोज दे दिया जाता है ना, क्योंकि ग्लूकोज से डायरेक्टली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जो रनर्स होते हैं, जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, धूप में कहीं जाते हैं, तो आप ग्लूकोज की बोतल लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आप डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ग्लूकोज इंटेक किया तो वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यस या नो? यस सर। क्लियर है? आप स्टमक का पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे स्टमक के जो आपके पार्ट होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए। क्लियर है? स्टमक के पार्ट की देख बात करें तो आप सबसे पहले ऊपर एसोफेगस जो एंटर हो रहा है स्टमक में, उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड फंडस। सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस, उसके नीचे कार्डिया, कार्डियक भी कह देते हैं कई जगह पे, ठीक है। उसके बाद जो इनर साइड में है स्टमक की बॉडी है, लेयर है म्यूकस की अंदर की तरफ, ठीक है। इनर साइड में इनकिस्योरा एंगुलेरेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्रम है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वाला जो पार्ट होता है नीचे, यहाँ पे होल्ड किया जाता है, यहाँ पे फूड को तोड़ने का काम किया जाता है, जो फंडस वाला पार्ट है। क्लियर है? कार्डियक फंडस वाला जो पार्ट है, उसके नीचे फिर भोजन रहता है कुछ देर के लिए, और सबसे ज्यादा टाइम रहता है कहाँ पे, पाइलोरिक वाले पार्ट में, नीचे पाइलोरस, जिसको कई जगह पे पाइलोरिक भी कहते हैं। क्लियर है प्रोनाउंसिएशन में? और फिर जब ये नीचे आता है ड्यूडोनम। क्लियर है? जब ये नीचे जहां से सिक्रीट हो रहा है फूड, दैट इज कॉल्ड, जहां से एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज कॉल्ड ड्यूडोनम। सर क्लियर जी। हुआ? सर जी, ये आमाशय का जो ऊपरी भाग है कार्डियक है सर। कुछ कह रहे हैं राधे जी? जी सर। दोबारा ये बोलिए। जो सर आमाशय का जो ऊपरी भाग है वो कार्डियक होता है सर। एक सेकेंड, कार्डियक फंडस पाइलोरिक होना चाहिए, आई थिंक ना। एक सेकेंड, कार्डिया ही है सर। यस, बुकल ये कार्डियक वाला पार्ट ये ऊपर ही है, ठीक है। ये स्टमक का नीचे की तरफ आएगा,
कार्डियक के जहां से ऊपर एंटर हो रहा है ना, तो पार्ट तो ऊपर वाला यही होगा ना, कार्डियक ही होगा, जी सर। ठीक है। क्योंकि जहां से एंटर हो रहा है फूड, उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कार्डियक। क्लियर है। और उसके बाद स्टमक आएगा ना, स्टमक का बाकी पार्ट तो एंटर होने के बाद आएगा। क्लियर है। तो अगर आप इस तरीके से यहां से पढ़ेंगे तो कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। क्लियर हुआ राधे जी? ठीक है। तो अगर जी सर। सीक्वेंसिंग लेंगे तो सीक्वेंसिंग में कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक ही आएगा। क्लियर है ना। उसके बाद ड्यूडेनम, अगर सीक्वेंस लगाने के लिए आए तो। क्लियर हो गया। और उसमें हो जी सकता है सर। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट ऐड कर दे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टमक का ही दे, तीनों को मिक्स भी दिया जा सकता है। क्लियर है। उसकी सीक्वेंसिंग के अनुसार लगाएं। स्मॉल इंटेस्टाइन से कल शुरू करें, फिर सर की क्लास होगी। सर आगे क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैक्सिमम क्रियाएं यहीं पे होती। ठीक है। सर एक इसका बार आप सीक्वेंस। मैं पूछता हूं एक बार, ठीक है। नेहा जी, आप मुझे एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस बताइए। अवेलेबल है? अंकिता जी, यस सर। एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस बताइए, क्या क्या आता है। सर माउथ, फिर हम्म फेरिंक्स, ओसोफेगस, हम्म स्टमक, हम्म स्मॉल हम्म इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम्म फिर रेक्टम एंड एनस। परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघा जी से। सॉरी सर, अभी मेघा बाहर जी, हूँ आप पूरा इसलिए आंसर प्रोसेस नहीं दे पाई। कुछ कह रहे हैं कोई? सर अभी बाहर हूँ इसलिए आंसर नहीं दे पाई, सॉरी सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पायल जी हैं? लकी जी? हाँ पायल जी, आप मुझे प्रोसेस बताइएगा क्या क्या होता है डाइजेशन में, पूरा प्रोसेस बताइए। सर डाइजेशन के कितने जैसे भाग फूड, होते हैं ये बताइए मुझे। सर जैसे डाइजेशन कितने पार्ट फूड, में डिवाइडेड है? हाँ, सर 4 पार्ट में सर। कौन कौन से? सर जैसे खाना खाया माउथ से तो इसोफेगस से स्टमक में गया, तो वो दैट एक इज माउथ कॉल्ड, पूरा टू, प्रोसेस का नाम बताइए। जैसे नाम नहीं आता। निगलना क्या कहलाता है? सर सॉलो करना। सॉल्विंग सर। नहीं, इनटेक, एक प्रॉपर है इनटेक इनटेक ऑफ फूड। इनटेक। और डायरेक्शन। इनटेक से एक वर्ड आता है इंजेशन। हाँ इंजेक्शन, इंजेक्शन। ठीक है। हाँ, अब आगे बताइए। इंजेशन के बाद आपने इनटेक किया, अब क्या होगा? इंजेशन के बाद क्या होगा? सर इसोफेगस टू स्टमक, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होगा, फिर स्टमक ठीक टू है। और वहां उसको, उस स्मॉल प्रोसेस को क्या कहेंगे? जूस मुझे सिक्रीशंस वहां पे होते सर। एक क्वेश्चन में पूरा प्रोसेस आया था, और वो भी सीक्वेंसिंग लगाने के लिए। ओके। आरजू जी कंप्लीट करेंगी इसको? मेटाबॉलिज्म, अर्चना जी कंप्लीट करिए इसको, प्रोसेस को पूरा। सर पहले जब हम खाना जैसे माउथ से पहले इनटेक करते हैं फूड को, तो हमारे मुंह से हम्म सलाइवरी अमाइलेज निकलता है।
फिर उसके बाद वो कम्प्लेक्स शुगर से सिंपल ग्लूकोज में उसको मतलब तोड़ देता है दैट माल्टोज के प्रोसेस इज फॉर्म में। कॉल्ड, मैं प्रोसेस का नाम पूछ रहा हूँ, अच्छा प्रोसेस सर, जो इंजेक्शन। प्रोसेस हुआ। हाँ ठीक है, good. आगे। फिर उसके बाद सर फिर खाना स्टमक में जाता है, फिर वहां पे HCl, पेप्सिन। हम्म, फिर उसके बाद हमारा खाना एसिडिक होता है। फिर उसको क्या कहेंगे? जस्ट सर उस प्रोसेस को यही मैं ही। इसीलिए पूछ रहा था, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ ये चीज। सर डाइजेशन। परफेक्ट। इस अच्छा प्रोसेस सर को उसको डाइजेशन डाइजेशन कहेंगे। कहेंगे। ओके। डाइजेशन के बाद तीसरा क्या होगा? अब डाइजेस्ट हो गया फूड, एब्जॉर्प्शन। लेट होगा सर अब उसमें वो से जो इंटेस्टाइन में। सर अब जो सीक्वेंस एब्जॉर्प्शन। बोलिए। ऊर्जा निकली है, ऊर्जा का क्या होगा? जो एनर्जी एब्जॉर्ब। बनी, इंटेस्टाइन के थ्रू सर ब्लड सब में वो जा असिमिलेट होता उसको है। क्या कहेंगे? असिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। हाँ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब किया गया ना। जी। आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिए, मैं पूरा ध्यान बता रहा हूँ। इनटेक किया फूड, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन। फूड टूटा, डाइजेस्ट हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, डाइजेशन। फूड टूटा, उसमें से एनर्जी निकली, अब हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? सर ऊर्जा बनाई जाएगी और Simulation. शोषण के बाद ऊर्जा एसिमिलेशन बनाना मिलेगा। एसिमिलेशन। सर एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी। लास्ट में क्या बचा? तो वेस्ट सर वेस्ट डिफेक्शन एक्सक्रीटरी। डिफेक्शन। मटेरियल सर। अब एक्सक्रिएशन होगा। Excretion. क्लियर हुआ? ये 4 प्रोसेस में मोस्टली प्रोसेस चलता है आपका डाइजेशन का पूरा। ये सारा डाइजेशन का पार्ट है, सीक्वेंसिंग। सॉरी, इंजेशन से लेके एसिमिलेशन तक। ठीक है, डिफेक्शन भी एसिमिलेशन को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और ये सीक्वेंस आपका आ चुका है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इस पे फोकस किया है। उन्होंने सीक्वेंसिंग लगाने के लिए दिया था कि पाचन के चरणों को सीक्वेंस में लगाइए। क्लियर हो गया? अब तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं नाम इसीलिए पूछ रहा था ताकि आपको नाम याद हो। आपको प्रोसेस तो पता है, लेकिन उसका नाम प्रॉपर उस तरीके से नाम जो एक दिया गया है वो होना चाहिए आपका। चलिए, सर एक बार और रिपीट कर देंगे बस। इंजेक्शन। इंजेशन, फूड इनटेक किया, नीचे गया स्टमक में, डाइजेस्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। अब वो जो डाइजेस्ट हुआ उसमें से जो एनर्जी निकली उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद लास्ट में जो बच गया उसको एसिमिलेट किया जाएगा या डिफेक्ट किया जाएगा, डिफेक्शन या एसिमिलेशन। दोनों में से कोई वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या वो दोनों में से कोई वर्ड भी दे सकते हैं कोई सेंटेंस में। क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है, ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है, चरण है, सीक्वेंस है। ये लिखा हुआ है ऊपर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बाहर निकालना, एसिमिलेशन। क्लियर है? ओके सर। पार्टिसिपेट करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, तो फिर वो अभी पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। ठीक है, और जब आप खुद से बोलोगे तो फिर आपको याद रहेगा। अगर आप वहां पे क्वेश्चन दिख भी गया आपको तो इजीली आपको